बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर नंबर 7 का 4th लेक्चर देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनको इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं कि मोशन इन टर्म्स ऑफ इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। ये क्या होते हैं? सबसे पहले देखें, फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है प्लेन में। ये एक्स-वाई प्लेन है और यहाँ पार्टिकल एक मूव कर रहा है ऐसे कर्व सी के अलॉन्ग। ये प्लेन कर्व है, तो बिलफर्ज वो पॉइंट पी पे है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें इस पॉइंट पे, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है। तो बिलफर्ज शुरू में पार्टिकल ना इस पॉइंट पे था, यहाँ पे पी नॉट पे। तो टाइम टी के बाद वो पॉइंट पी पे आ गया। उस दौरान इसने ये आर्क लेंथ जो है एस, ये इस तक इतना ट्रेवल किया है, तो ये एस हो गया। और ये टेंजेंट जितना टर्न हुआ है ना इस दौरान, इसका जो एंगल बना एक्स एक्सिस के साथ, वो साई कहलाता है। तो ये एस और साई जो है ना, ये इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो खैर हम देखें वेलोसिटी निकालते हैं, जैसे हमने शुरू के आर्टिकल में भी निकाली कि यहाँ पे P पे एट टाइम T पार्टिकल पॉइंट P पे है और इसका पोजीशन वेक्टर इस वक्त R है। और टाइम T प्लस डेल्टा T पे फॉर एग्जांपल जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है पॉइंट Q पे, और इस वक्त इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R प्लस डेल्टा R है। तो ये आपको पता है। फिर ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है पी क्यू, ये डेल्टा आर होगी, और ये इसने आर्क लेंथ ट्रेवल किया पी से क्यू तक, डेल्टा एस। तो जिस तरह हम पहले टॉपिक में भी कर चुके कि ये आर्क जो है पी क्यू, ये डेल्टा एस है, ये वाली जिसके अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है। और जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये जो सेगमेंट पी क्यू है, ये डेल्टा आर है। तो देखिए आपको वेलोसिटी जो है वो तो खैर आपने कई बार हम डिराइव कर चुके हैं। वेलोसिटी उसी तरह से होगी, v इज इक्वल टू डेफिनेशन है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं डी आर बाई डी एस, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट करें इसको, इंटू डी एस बाई डी टी। अब ये डी एस बाई डी टी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। और ये डी आर बाई डी एस को डिटेल में बताया था लास्ट टाइम आपको कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, और इसकी जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन इसकी कौन सी होती है? टेंजेंट के अलॉन्ग टेंजेंट एट पी। तो यानी ये जो है ये डी आर बाई डी एस जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये वेक्टर, ये एक्चुअली ना यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना, ये यूनिट वेक्टर है और अलॉन्ग टेंजेंट है, तो इसको ना टी हेड से डिनोट करते हैं। सो हमारी वेलोसिटी क्या बन जाएगी फिर? v टेंजेंट के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है टी। तो यानी ये सारी की सारी वेलोसिटी जो है हमारी वो टेंजेंट के अलॉन्ग है। ये हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो वेलोसिटी है वो अलॉन्ग टेंजेंट होती है, इसकी डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि इसका जो टेंजेंट के अलॉन्ग कंपोनेंट है वो v है, और नॉर्मल के अलॉन्ग कुछ भी नहीं आ रहा, यानी उसका वो कंपोनेंट जो है वो 0। तो वी टी से डिनोट करते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि v के इक्वल आ रहा है, और जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो 0 है वेलोसिटी। तो अब देखें फिर एक्सेलरेशन के लिए देखें कि बिलफर्ज ना हम यूँ करते हैं कि अब उसमें नॉर्मल डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो जाएगी ना। तो ऐसा करते हैं कि इसको ना अपनी आसानी के लिए ऐसा करते हैं कि ये पॉइंट यूँ है ना, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है टी, और इसकी जो नॉर्मल डायरेक्शन होगी ना वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है ऐसे, ये नॉर्मल डायरेक्शन होगी, ये नॉर्मल डायरेक्शन परपेंडिकुलर।
तो टेंजेंट का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल था वो साई था। हमने इसको ना, ये जो वेक्टर टी था, इसको ओरिजिन पे शिफ्ट किया समझे। तो ये एंगल जो है ना, नॉर्मल और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है। तो फिर ये एंगल कितना होगा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये होगा 90 प्लस साई, ये इतना एंगल बन रहा होगा। ये नॉर्मल की डायरेक्शन जो है ना, ये एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल बना रही होगी 90 प्लस साई। तो यहाँ से देखें कि हमारा जो वेक्टर ये टी हैट है, ये आपको पिछली बार भी बताया था कि अगर हमें यूनिट वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता हो तो इसके कंपोनेंट्स लिखना बहुत आसान है। ऐसे कॉस साई आई, पिछली बार प्रूव भी किया था हमने, और साइन साई जे, और इसी तरह ये जो है एन, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 90 प्लस साई बन रहा है। तो एन यूनिट वेक्टर जो है इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, कॉस ऑफ 90 प्लस साई आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ 90 प्लस साई जे यूनिट वेक्टर। तो ये कॉस ऑफ 90 प्लस साई जो है ये माइनस साइन साई होता है आई यूनिट वेक्टर, प्लस साइन 90 प्लस साई जो है वो कॉस साई के इक्वल होता है जे यूनिट। तो हमने अब एक्सेलरेशन एक्चुअली फाइंड करनी है, उसमें ये चीज़ यूज़ होगी। यहाँ पे आप देख लें, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको कि नाउ एक्सेलरेशन आपकी इसकी डेफिनेशन है डी वी बाई डी टी। तो v हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके, जो वेलोसिटी है वो थी v टाइम्स टी हैट। तो इधर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, v का टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव v डॉट, t को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस फिर v को एज इट इज़ लिख दिया, और डी टी बाई डी टी। ये आपकी एक्सेलरेशन आ रही है। लेकिन इसमें ये जो है ना डेरिवेटिव डी टी हैट ओवर डी टी, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत ख़ास चीज़ है असल में। अभी देखें कि ये जो है डी टी बाई डी टी फाइंड करना है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो डी टी हैट बाई डी टी है वो अब हम निकाल सकते हैं। कैसे, डी बाई डी टी ऑफ कॉस साई आई प्लस साइन साई जे। तो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कॉस साई का माइनस साइन साई। ये टी के लिहाज से डेरिवेटिव इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये देखें हमें चाहिए टी के लिहाज से डेरिवेटिव, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है इसलिए। तो साइन साई और एंगल का डेरिवेटिव डी साई बाई डी टी आई यूनिट वेक्टर, प्लस इसी तरह साइन का डेरिवेटिव जो है वो कॉस साई, और एंगल का डेरिवेटिव डी साई बाई डी टी, और साथ जे यूनिट वेक्टर। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस साइन साई आई प्लस कॉस साई जे, और यहाँ डी साई बाई डी टी कॉमन ले लेते हैं। अब इसको गौर से देखें अगर आप, तो ये जो माइनस साइन साई आई प्लस कॉस साई जे है, ये वैल्यू थी आपके एन यूनिट वेक्टर की, यानी नॉर्मल के अलावा जो वेक्टर है। तो ये आ गया एन हैट डी साई बाई डी टी, ये आपका डेरिवेटिव निकल आया डी टी हैट बाई डी टी। सो इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसको। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बनेगी आपकी, लिख लेते हैं इसको, ये है ना इक्वेशन 1। तो ए इज इक्वल टू वी डॉट टी यूनिट वेक्टर प्लस वी, और ये कितना आया एन हैट डी साई बाई डी टी। अब इधर असल में हम इसको इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो डी साई बाई डी टी आपको नज़र आ रहा है ना, ये असल में इतनी कोई वेल नोन क्वांटिटी नहीं है। अगर हम इसमें इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व करें ना, डी साई बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, तो अब ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है ना, और एन वेक्टर में यहाँ पे लिखूँ, ये दोनों ही वेल नोन क्वांटिटीज़ हैं, इनके बारे में मैं लिखता हूँ। एक को तो आप जानते हैं ऑलरेडी कि ये जो डी एस बाई डी टी है, ये वाली, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, वी एक ये लिखा हुआ है, और ये भी वी के इक्वल होता है, तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो डी साई बाई डी एस है ना, ये आप अभी जो सेकंड सेमेस्टर में कैलकुलस वाला कोर्स पढ़े हैं, कैलकुलस 2, उसमें आप पढ़ेंगे
कि ये एक्चुअली कर्वेचर के इक्वल होता है, चैप्टर 7 में पढ़ेंगे आप। तो वेयर सिंस ये जो डी साई बाई डी एस है ना, ये कर्वेचर होता है। कर्वेचर की डेफिनेशन है कि आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट का एंगल था ना, यानी टेंजेंट किस रेट पे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। ये डेफिनेशन थी कर्वेचर की, आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट किस रेट पे टर्न हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, ये कर्वेचर होता है। डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैपा से। कैपा ये कि जैसे के लिखते हैं ना आप, कैपा इज इक्वल टू डी साई बाय डी एस, और कैपा जो है ना वो 1/रो के इक्वल है। ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर 7 में हैं कैलकुलस में। ये जो रो है ना, ये रो इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। इसके फार्मूले में आपको अभी लिख देता हूँ। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यानी हमारे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये जो थी, सो ए के कंपोनेंट्स क्या आए, वी डॉट टी हैट प्लस वी स्क्वेयर, और ये 1/रो एन यूनिट वेक्टर। ये डी साई बाई डी एस की जगह 1/रो लिख दिया मैंने, ऊपर लिख देता हूँ इसके लिए। तो हमारे जो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं एक्सेलरेशन के, वो क्या आए, ए इज इक्वल टू वी डॉट टी हैट प्लस वी स्क्वेयर इंटू 1/रो था, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ एन हैट। तो ये एक्सेलरेशन निकाल ली हमने। इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो वी डॉट है, और जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट है ए एन जो है वो वी स्क्वेयर ओवर रो है, वेयर रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये देखें टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट्स हमने निकाल लिए वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के। अब इसमें ये जो रो है ना, रो को कैलकुलेट करने के फार्मूले भी आपको होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें फाइंड करने पड़ेंगे ये। तो उसके लिए देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, नंबर 1, अगर आपको ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कर्व दिया हुआ है, यानी एक्स वाई वाली फॉर्म में, तो उसमें जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 ओवर सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एब्सोल्यूट वैल्यू। ये फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करने का। नंबर 2, अगर इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में गिवन हो आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रहा आपको फंक्शन ऐसे दिया हुआ, कर्व जो है उसकी इक्वेशन ऐसे दी हुई है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो जो अपने दूसरे हैं इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ आपको, इन कोऑर्डिनेट्स में इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स कौन से थे, एस और साई, यानी आपको यू दिया हो एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई, तो फिर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, फिर रो कैलकुलेट करना आसान है। ये भी हमने जो इसका फार्मूला पढ़ा है, डी साई ओवर डी एस, ये फार्मूला होता है डी साई ओवर डी एस। तो इसको देखें फिर, डी साई ओवर डी एस, डी, हाँ वो कर्वेचर था डी साई ओवर डी एस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है, के इज इक्वल टू 1/रो एंड रो इज इक्वल टू 1/k। तो ये बन जाएगा डी एस ओवर डी साई, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये लेंथ होती है, इसलिए नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। तो ये फार्मूले हैं इसको कैलकुलेट करने के। अब इसके अलावा इसमें देखें, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो उसी तरह से मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन का, वी डॉट स्क्वेयर, ये देखें इस फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर ओवर रो का स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट। और अगर इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहिए ना, अब डायरेक्शन में असल में हम ना एंगल फाइंड करते हैं कि बिलफर्ज ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर है ये टेंजेंट के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो फिर जो tan अल्फा है आपका वो इक्वल होगा ए एन ओवर ए टी। यहाँ से अल्फा फाइंड कर लेंगे हम, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए एन ओवर ए टी।
तो इस तरह से हमें वो डायरेक्शन पता चल जाएगी एक्सेलरेशन वेक्टर की। अब यहाँ कुछ अहम बातें भी हैं जो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि बिलफर्ज अगर आपकी सबसे पहली बात जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में गिवन भी है आपको, कि अगर आपका पार्टिकल जो है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फिर वी डॉट जो है वो ज़ीरो होगा। तो अगर वी डॉट ज़ीरो हो तो फिर एक्सेलरेशन कितनी बन जाएगी, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाएगा, 0t प्लस वी स्क्वेयर ओवर रो एन। तो इसकी सारी की सारी एक्सेलरेशन जो है ना वो वी स्क्वेयर ओवर रो अलॉन्ग नॉर्मल होगी, जो डायरेक्शन जितनी भी एक्सेलरेशन है अगर यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है। और दूसरी बात, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है अलॉन्ग सर्कल, तो जो सर्कल है ना, सर्कल में एक्चुअली आपका जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना वो इसके सर्कल के रेडियस के इक्वल ही होता है। तो बिलफर्ज आपका पार्टिकल कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे टेंजेंट की डायरेक्शन तो ऐसी होगी, ये है बिलफर्ज टेंजेंट, और नॉर्मल आपको पता है जो सर्कल का है वो उसके सेंटर से पास करता है, तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। तो जो रो है ना आपका, इस केस में वो रेडियस के इक्वल होता है अगर इसका रेडियस बिलफर्ज आर है। तो इस केस में जो इसकी एक्सेलरेशन है वो होगी तो उसी तरह से ज़ाहिर है अलॉन्ग नॉर्मल होगी, वी डॉट ज़ीरो होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है अलॉन्ग नॉर्मल होगी, लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होगी, वी स्क्वेयर ओवर आर हो जाएगी ना, रो आर के इक्वल होता है फिर इसमें, और ये सेंटर की तरफ होगी क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो नॉर्मल जो है सर्कल का वो उसके सेंटर से पास करता है। और इसके अलावा एक और बात ये भी हो सकती है कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे अगर मूव कर रहा है तो वहाँ पे कर्वेचर जो है ना वो ज़ीरो होता है। स्ट्रेट लाइन का आपको पता है कर्वेचर, कोई कर्वेचर नहीं है इसमें, कर्व नहीं है ये, तो कर्वेचर ज़ीरो का मतलब है कि जो 1/k है यानी जो रो है आपका वो फिर इन्फिनिट होगा, 1/k होता है ना रो, तो रो अगर इन्फिनिट हो तो आपकी एक्सेलरेशन क्या बन जाएगी, v डॉट टी प्लस वी स्क्वेयर ओवर इन्फिनिट, तो वी स्क्वेयर ओवर इन्फिनिट तो ज़ीरो हो जाएगा, वी डॉट टी हैट प्लस ये ख़त्म हो गया प्लस ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, वी डॉट, और अलॉन्ग टेंजेंट होती है वो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट भी स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ ही होती है, ये खुद ही अपनी टेंजेंट होती है स्ट्रेट लाइन जो है, तो इसकी वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी और टेंजेंट की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में होगी। हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर पूरा एक चैप्टर है इस पे, रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से, स्ट्रेट लाइन पे जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो ये वी डॉट होगी, और वी डॉट आपको पता क्या होता है, डी वी बाई डी टी, जो आर्म एक्सेलरेशन है स्ट्रेट लाइन वाली जो आप जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से। तो ये था हमारा आर्टिकल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन है, अ पॉइंट डिस्क्राइब द साइक्लॉइड, यानी कर्व, इस कर्व के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, ये देखिए इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ कर्व विद यूनिफॉर्म स्पीड v। हाँ, अब ये अहम बात है, ये जो मैं अभी आपको रिमार्क्स में बता रहा था, स्पीड अगर यूनिफॉर्म हो तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है ये अभी आप देखेंगे कि ये ज़ीरो हो जाएगा, सारी की सारी जो एक्सेलरेशन है वो अलॉन्ग नॉर्मल होगी, एंड इट्स एक्सेलरेशन एट फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ v, a एंड s। अच्छा, ये कुछ प्रूव करना है कि इसको v, a और s की फॉर्म में एक्सेलरेशन का आंसर देना है। तो देखें सॉल्व करते हैं इसको। गिवन हमें क्या क्या है, एक तो कर्व दिया हुआ हमें इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में s इज इक्वल टू 4a साइन साई, ये कर्व दिया हुआ है। दूसरी बात ये दी हुई है कि स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है इसका मतलब है स्पीड चेंज नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है, ये यहाँ से हमने डिराइव किया। तो इसका मतलब है फिर जो हमारा v डॉट है जो कि डी वी बाई डी टी के इक्वल होता है वो तो फिर ज़ीरो होगा, यानी ये कंपोनेंट तो गया। अब इस कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हमने जो आंसर देना वो v, a और s की फॉर्म में देना ना, तो v तो एज इट इज़ रहेगा, वो कांस्टेंट है वैसे, उसको v लिख देंगे। हाँ, ये दिया हुआ फिर यूनिफॉर्म स्पीड v, इसको v को v लेना और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव इसके ज़ीरो होगा। और रो फाइंड करना है हमने, रो का फार्मूला अगर आपको याद हो, रो की थोड़ी देर मैंने आपको पहले बताया कि जो इसके इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स में ये ds ओवर d साई के इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। तो हमें ये दिया हुआ है, तो रो जो है वो कितना हो जाएगा,
d/d psi ऑफ 4a sin psi। तो डिफरेंशिएट करते हैं, 4a sin psi का डेरिवेटिव हो जाएगा cos psi। सो अब एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन थी v डॉट t हैट प्लस v स्क्वायर ओवर रो n हैट। तो v डॉट तो ज़ीरो है, उन्होंने कहा यूनिफॉर्म स्पीड है, तो v स्क्वायर, v को v लिख रहा हूँ मैं, और रो 4a cos psi, v उन्होंने कहा कि जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो v है। तो ये n हैट के साथ, तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, v स्क्वायर ओवर 4a cos psi n हैट। ये हमने एक्चुअली एक्सेलरेशन फाइंड तो कर ली, असूलन तो निकल आई एक्सेलरेशन, लेकिन उसकी डिमांड ये थी कि वी ए और एस की फॉर्म में निकालें। वी और ए तो हमें नज़र आ रहे हैं, एस नहीं नज़र आ रहा। तो एस निकालने के लिए यहाँ से देखें ना, हमें साई जो है इन टर्म्स ऑफ एस चाहिए, लेकिन हमारे रिलेशन में जो एस की बना में वो साइन साई में दिया हुआ है, जबकि हमारा आंसर जो है वो कॉस साई में आ रहा है। तो दो तीन ऑप्शन हैं, यहाँ तो यहाँ से साइन साई की वैल्यू निकाल के उधर से ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज वाली चीज़ें अप्लाई करके कॉस की वैल्यू निकाल लें। ये दूसरा तरीका ये है कि इसी को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन और कॉस तो आपस में इंटरचेंजेबल है ना, यानी कन्वर्टेबल है। कैसे कि 4a इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर साई का स्क्वायर रूट। ये आसान काम है मेरे ख्याल में, बजाय ट्रायंगल बनाने के। ट्रायंगल भी बना लें, आपकी मर्जी है, वो भी ईजी है, जैसे आप इंटीग्रेशन वगैरह में करते हैं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर साई, और इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेते हैं हम, यूजिंग 1 v स्क्वायर ओवर 4a 1 माइनस साइन स्क्वायर साई। अब साइन स्क्वायर साई यहाँ से कितना आएगा, s ओवर 4a जो है साइन साई आ रहा है, यानी s स्क्वायर ओवर 16a स्क्वायर, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर साई। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब। देखें हमने v s और a में रिलेशन आखिरकार बना ही लिया है, बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई करने वाला काम रह गया है। 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, हाँ n हैट भी था साथ, एस स्क्वायर ओवर 16a स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में है सब कुछ। तो जब स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ a हैट, वो कितना बन जाएगा v स्क्वायर ओवर 4a, इसको सिंप्लीफाई करें 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और 16a स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4a बन रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो वेक्टर a है वो आ गया हमारा v स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो देखिए ये हमने n हैट, ये एक्सेलरेशन आ गई, और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, जो a है वो v स्क्वायर ओवर, क्योंकि t कंपोनेंट जो है वो तो ज़ीरो है ना, टेंजेंशियल कंपोनेंट तो ज़ीरो था, तो इसलिए उसका स्क्वायर लेने का फ़ायदा नहीं है, जस्ट यही आ जाएगा v स्क्वायर ओवर 16a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और n हैट का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो जाएगा ना। तो यही हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर उसने क्लियरली नहीं बताया कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना था या वेक्टर एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, मैंने दोनों निकाल दिए, एक्सेलरेशन और इसका मैग्नीट्यूड है इन टर्म्स ऑफ v a एंड s। ये देखिए यही डिमांड थी क्वेश्चन की कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ v a एंड s। तो ये देखें हमने v a और s की फॉर्म में ये फाइंड कर दिया। तो ये इजी सा क्वेश्चन था इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो इसके मज़ीद प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।